Today I'm going to discuss something really, really amazing. I was talking to somebody who shared an experience. मैं भी आपको वो experience भी बताऊंगा और आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप लोगों में से कभी किसी ने ऐसा experience face करा है, देखा है, and then we'll take this conversation from there. अपने आज का topic जो है वो है sales triggers. Now, do you know what are sales triggers? Who would like to share कि sales triggers क्या होते हैं और क्यों ऐसे स्पेसिफिक मौकों के ऊपर बायर जो है फास्ट खरीदता है और ज्यादा पैसे के ऊपर भी खरीदने को तैयार हो जाता है? ओके, हर्ष, आनंद? Fear. Well, Nitin, yes, maybe, but we'll discuss about कि क्यों ऐसा होता है. Not exactly fear, but yes, fear can be one of the driving factors in these cases. मैंने अपने मैसेज में लिखा था, sales triggers are special circumstances when a buyer buys 8 to 10 times faster and sometimes even at higher prices. तो अब इससे आपको क्या हिंट मिलता है? ऐसे क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से सेल्स ट्रिगर्स रोल प्ले करते हैं और आपके लिए एज ए सेलर ये बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है? कोई ऑफर दे रहा सर, बाय वन गेट टू फ्री? नॉट इवन क्लोज. ओके, Sir, शशांक, व्हाट डू यू थिंक? some information that the seller provides, जिससे ऐसा कुछ एस्टैब्लिश हो जाता है कि इंडस्ट्री के बारे में आपको इतनी नॉलेज है, so that you are actually you know कि बायर के दिमाग में या उनके बिजनेस में चल क्या रहा है. No, sales triggers are most often beyond the control of the sellers. Okay, Shashank. Maybe before time delivery or the shorter time delivery as compared to the market standards. हाँ, मैंने अभी बताया they are beyond most often the control of sellers. तो ये डिलीवरी का तो कोई फंडा ही नहीं होता उसके अंदर. Okay, last chance. Anybody who would like to guess sales triggers क्या होते हैं? So, like being accessible to the customer any given point of time, और जब भी उसके लिए चाहिए तो नहीं. Okay. Okay, चलो, let me ask you a situation जिसके बारे में मेरे को एक्चुअली कॉल आया था. आप मेरे को बताओ. मेरे को 2-3 दिन पहले एक जेंटलमैन ने फोन करा. कहते हैं कि हम लोग जो है ना बड़ी कंपनीज के अंदर B2B और एक्सपोर्ट्स का हमारा काम है. तो कहते हैं कि इतने सालों से हम उस कस्टमर के साथ जुड़े हुए थे. सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मार्जिन भी अच्छा था, ऑर्डर्स भी अच्छे थे, वॉल्यूम्स भी अच्छे थे. एक दिन नया परचेज मैनेजर आया, पुराना परचेज मैनेजर छोड़ के चला गया और उसके थोड़े दिनों के बाद कुछ खटपट होनी शुरू हुई और वो हमारे पास अब अकाउंट बिजनेस नहीं कर रहा, हमारे से वो अकाउंट ही छूट गया. क्या आप में से कभी किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि किसी कंपनी के साथ में आपका अच्छा भला काम चल रहा है, कोई नया पर्सन आया और उसकी वजह से आपका वहां से अच्छा खासा बिजनेस, अच्छा खासा मार्जिन आपको मिल रहा था, वो छूट गया? क्या कभी आप में से किसी ने एक्सपीरियंस करा है ये चीज? Yes sir. कौन है ये सर जिन्होंने बोला? शिवम. हाँ शिवम. क्या एक्सपीरियंस करा था शिवम आपने? सर, हमें एक रिलोकेशन कंपनी है, उनके ना एक्सपैट क्लाइंट्स आते थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. तो उनको हम सर्विस अपार्टमेंट प्रोवाइड करते थे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. तो वहाँ पे जो लेडी थी, शी वाज यूजुअली आवर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जो उधर क्लाइंट मैनेजर थी, क्लाइंट कोऑर्डिनेटर थी. सो वंस शी लेफ्ट आफ्टर दैट, उस कंपनी से हमें कोई बिजनेस नहीं है. नॉट दैट इट वाज अ ह्यूज चंक, बट यस, इट वाज अ सब्सटेंशियल बिजनेस दैट वी वर गेटिंग. एक्सपैट क्लाइंट्स का हमारा 90% बिजनेस वहीं से ही आता था, एक्सपैट्स का सिर्फ. बिल्कुल ठीक है. ओके, सो कैसा एक्सपीरियंस जब होता है, ऐसा एक्सपीरियंस जब होता है तो क्या फीलिंग आती है, क्या फीलिंग होती है कि यार क्या गड़बड़ हुई, कैसे इसको ठीक कर सकते थे या अब क्या करना चाहिए? नाउ वी थिंक दैट फर्स्ट वाज कि एक ही कंपनी पे इस चीज के लिए रिलाई नहीं करना चाहिए. दैट वाज द बिगेस्ट थिंग दैट I realized. Absolutely correct. सेकंड वाज कि विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे पास जैसा आपने बताया हुआ है कि जो हायर डिसीजन मेकर्स हैं, एक्चुअली डिसीजन मेकर्स हैं, हमारे को उनसे भी कनेक्टेड रहना चाहिए था. बिल्कुल ठीक है. हाँ, that's about it. ओके. तो आज मैं ना आपका थिंकिंग होराइजन जो ना बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने वाला हूँ. सो एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर हिज और हर एक्सपीरियंस? एब्सोल्युटली यस नकुल, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि ऐसी कंडीशंस जहां पर उनको खरीदने की जल्दी होती है और प्राइसिंग जो है वो सेकेंडरी फिल्टर क्राइटेरिया होता है.
अब ऐसी क्या क्या सिचुएशंस या क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। अब मैं आपको एक चीज आपसे डिस्कस करूंगा। हाँ, अब मैं आपसे एक चीज डिस्कस करूंगा इसके अंदर कि अभी जो परचेज मैनेजर छोड़ के गया है और उसकी जगह पर नया परचेज मैनेजर आया है, क्या लगता है क्या रीजन है कि पुराने परचेज मैनेजर के छोड़ के जाने के बाद और नए परचेज मैनेजर के आने के बाद उसने जानबूझ के आपसे फाइट पिकअप करी एंड उसके बाद आपका पत्ता काट दिया गया? क्या लगता है क्या रीजन हो सकते हैं इसके? सेटिंग वन और सर उसका लोअर प्राइस। maybe may not be. सर उसको जो ब्राइब्स या किकबैक्स या समझो उसको इम्पोर्टेंस उसके हाँ, वो नितिन ने बोला है सेटिंग। हाँ बिल्कुल, ये मे बी मे नॉट बी, बिल्कुल ठीक है। सर इंडिया में 99.9% परचेज के लोग इसी पे काम करते हैं। ऐसा होता तो फिर तो बहुत आसान हो जाता ना, मेरे को ऐसे सेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ती और आप लोग में से कोई आता भी नहीं, फिर तो सारा सेटिंग का खेल है तो कर ही सकते हैं करनी सबको। भी आनी चाहिए ना, करनी। सर आपको प्रोडक्ट और मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन उसके साथ एडेड आइसिंग ऑन द केक जिसे कहेंगे। तो हियर इज माय टेक ऑन इट। जब भी एक पर्सन एक नई जॉब के अंदर जाता है, ही और शी हैज टू प्रूव दैट देयर डिसीजन इज राइट। He and she has to prove his or her worth to the new company, for the new position, towards the new boss. आप में से कितने लोग इससे एग्री करते हैं? 100% सर। अब आपको यह समझना है कि जब वो नई कंपनी के अंदर आया है, उसको किसी एक स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए, स्पेसिफिक जॉब के लिए, स्पेसिफिक KRS के लिए जो है उसको हायर करा गया है। अब he has to show that I am better than the earlier person and my performance, my results are better than the earlier results and earlier performance that you were experiencing before me. अब ये बंदे को जब प्रूव करना होता है, बॉस के सामने नए पॉइंट्स बनाने होते हैं, तो he has to do a lot of shaking of the tree, जिसकी वजह से जब वो नया वेंडर लेकर के आते हैं तो वो ये बताते हैं। अब प्राइसिंग का कट डाउन करना या कुछ भी करना, यस हो सकता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा कि हर साल या जब भी नया परचेज मैनेजर आता है वो मांगता ही है कि भाई साहब हमारे लिए क्या लगाओगे हमारे लिए क्या भाव लगाओगे, पुराना जो था वो जो भी कर रहा था हमारे लिए क्या लगेगा। अब इसी तरीके से जो है आपको ये समझना है कि वो प्राइस क्यों कम करवाना चाह रहा है। अब जब आपने अपना कोटेशन सबमिट कर दिया, वो सेम कोटेशन उठाएगा और अपने पुराने वेंडर्स, जहां से वो आया है, जहां पर उसके पुराने वेंडर्स थे, उसको एज इट इज उठा करके दे देगा या बता देगा यार 100 रुपए की कोटेशन आई है, तो एक काम कर, तू 99 रुपीज 50 पैसे की है, 99 रुपीज की कोटेशन भेज दे, मैं तेरा एक्सेप्ट करवा दूंगा, काम स्टार्ट कर ले यहाँ से। डज दिस मेक सेंस? आर यू गाइज विद मी ऑन दिस? यस सर, होता है। अब यहाँ पर आप कह रहे हो कि आप तो बोल रहे थे कि प्राइस बढ़ जाएगा या XYZ हो जाएगा या फिर इसके अंदर जो है फास्टर हो जाएगा। तो अभी जो मैंने आपको कंडीशन बताई है ये हो जाएगा इसके अंदर कि आपका परचेजिंग डिसीजन जो है वो फास्टर हो जाएगा, थिंग्स वुड बी स्विच्ड, a lot of moving and shaking of the tree would happen because a new person has come into the new job and he has to make new points from start towards his boss and prove the worth to the company and make sure that the decision is right. तो अब आपको यहाँ पर देख रहे हो साइकोलॉजिकल बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं इसके अंदर निकल करके। अब इस अपॉर्चुनिटी को हम अपनी ग्रोथ में कैसे यूज कर सकते हैं? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो अभी मेरे को कॉल आया था 2 दिन पहले, उनका तो बिजनेस चला गया। अब इस केस के अंदर जो है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर 3 लेवल के ऊपर डिफरेंट तरीके से हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अब कैसे ढूंढ सकते हैं? 1 कि अगर नया बंदा आया है और जैसे नितिन ने बोला, जैसे और भी 2-3 लोगों ने बोला कि सेटिंग, तो भैया जैसे सेटिंग करनी होती है वैसे होती है, जैसे पहले से करती है वैसे नहीं वाले से कर सकते हैं। तो आपको वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है मीटिंग करना परचेज मैनेजर से। मोस्टली बिजनेस ओनर्स लाला जी क्या सोचते हैं कि मेरा तो बड़ा अच्छा होल्ड है इस कंपनी के ऊपर, एक परचेज मैनेजर चला जाएगा दूसरा आ जाएगा तो वो कुछ कर नहीं सकता, खास मेरे बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड बिजनेस ओनर्स डू नॉट इवन गो एंड मीट दीज पीपल, न्यू पीपल, जाते ही नहीं है बात करने के लिए या भेजते ही नहीं है लोगों को बात करने के लिए।
ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। होना क्या चाहिए कि जैसे आपने पहले पर्सन से रिलेशनशिप बिल्डअप करा था, डेवलप करा था, वैसे ही आपको सारे का सारा रिलेशनशिप बिल्डअप आपको जो है स्क्रैच से करना पड़ेगा। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप जितने सालों से कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, कंपनी ने क्या क्या कितना कितना फायदा उठाया है, कब कब कहां कहां कितना कितना फायदा हुआ है कंपनी को, इन टर्म्स ऑफ रुपीज वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ डॉलर वैल्यू। दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट, या रुपीज वैल्यू। सेकेंड एस्पेक्ट वुड बी कि जिससे भी आप जुड़े हुए हो, परचेज मैनेजर से या जिससे भी आप जुड़े हुए हो, आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो है थ्रू आउट द होल टाइम आप उनके जो मैनेजर्स हैं, उनके जो बॉसेस हैं और जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके साथ भी जुड़े रहें। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है कि परचेज मैनेजर के अलावा आप किसी को जानते ही नहीं है, और जिस दिन परचेज मैनेजर जाता है अकाउंट छूट जाता है। क्या आप में से कोई पर्सन इसको रिलेट कर पा रहे हैं? क्या आप में से कभी Yes, किसी ने sir. ऐसा एक्सपीरियंस करा है? Yes, sir. Yes, sir. Connect is must, sir, with the subordinates of the purchase head as well, क्योंकि वही अपने को उस टाइम पे अपने को गाइड करता है, Yes. न्यू पर्सन के साथ में कोऑर्डिनेट करके। यस यस यस। अब ये एक हो गई अपॉर्चुनिटी कि हमारे को इसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है जिसको मैं बोलता हूँ हायर ऑर्डर थिंकिंग। अगर एक बंदा यहाँ से छोड़ के जा रहा है, कहीं और जा रहा है, तो कहीं और जाएगा, उसका मोस्ट लाइकली सिमिलर प्रोफाइल होगा या फिर उसका पोस्ट प्रमोशन हो चुका होगा, डेजिग्नेशन प्रमोशन हो चुका होगा। तो अब आप में से कितने लोगों ने ये ट्राई करा कि जब हमारा सेल परचेज मैनेजर एक्स कंपनी से छोड़ के वाई कंपनी में गया, तो आप में से कितने लोगों ने वाई कंपनी के अंदर दोबारा उसको कांटेक्ट करके वहां पर दोबारा पिच करा और दोबारा आपने उसको सिक्योर कर ली सेल्स एंड ऑर्डर्स? मोस्टली तो नहीं करते। नहीं करते हैं, मोस्टली नहीं करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहां पर एक लेवल और हायर चलते हैं। जब इस कंपनी के अंदर ये पर्सन छोड़ के गया, एक्स कंपनी से पर्सन छोड़ के वाई में गया, तो अब एक्स कंपनी में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? एक्स कंपनी के अंदर पॉसिबिलिटीज होंगी कि या तो किसी जेड कंपनी से किसी को हायर करा जाएगा परचेज मैनेजर की पोजीशन को फिल इन करने के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर किसी जूनियर को प्रमोट करके इस पोजीशन में डाल दिया जाएगा। यस और यस, डू यू गाइज एग्री और डिसएग्री? तो परचेज हेड का जो पोस्ट है उसके लिए तो शायद आउटसाइड से ही सोर्स करेंगे, बिकॉज दो ही कंडीशन हो सकती है इसके अंदर। या वो किसी एग्जिस्टिंग पर्सन को प्रमोट कर देंगे अगर उसकी इतनी कैपेबिलिटी होगी, उतना एक्सपीरियंस होगा, इतनी एक्सपर्टीज होगी। अब ये टेम्परेरी भी हो सकता है, ये परमानेंट भी हो सकता है, या फिर एक नया पर्सन लेकर के आएंगे। अब आप यहां पर देखोगे कि जिस कंपनी से वो आया है, जेड कंपनी से एक्स के अंदर आया है, वहां पर भी तो मूविंग एंड चेकिंग होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी और कंपनी से कोई पर्सन लाया जाएगा या फिर उस कंपनी में भी किसी को प्रमोट करा जाएगा। तो आप देख रहे हो कैसे चेन ट्रिगर हो रही है यहां पर। मतलब से दोनों तरफ से ही अपॉर्चुनिटी है, जो नया Yes. आया है उसकी ओल्ड कंपनी और जो यहाँ से गया है वो नई कंपनी। Yes. यस, तीन और एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर भी तो हमने ये देखा कि अगर हमने उसके टॉप बॉसेस से कनेक्शन नेटवर्क बना लिया होता, या फिर जो नया पर्सन यहाँ पर आया उससे हमारा एस्टैब्लिश हो गया होता कांटेक्ट सही टाइम के ऊपर, सही स्टेप के ऊपर, तो हमारे पास ना सिर्फ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बरकरार रहती, हमारे पास दो और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर खुल जाती। सर एक सवाल है सर, रिलेटेड टू दिस, लेकिन थोड़ा सा हट के सर, जी। रिगार्डिंग जैसे न्यू कमर आया सर, न्यू परचेज हेड आया, तो उसको जैसे जनरली ज्वेलरी इंडस्ट्री में क्या है, ओनर्स जो होते हैं ना वो कनेक्टेड रहते हैं, ओनर के डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बार इंट्रोडक्शन के लिए, समझो प्राइसिंग के लिए, उसके बाद में वो हमको फॉरवर्ड करते हैं परचेज हेड की तरफ। तो परचेज हेड को अच्छे से पता होता है कि ओनर से कनेक्टेड है हम, तो वो रिलेक्टेंट होते हैं, बिकॉज वी बीइंग ओनर अप्रोचिंग देम, तो वो रिलेक्टेंट होते हैं ब्राइब या सेटिंग के लिए। तो उनको कैसे ये ऑफर किया जाए सर? हाँ, अब इसके अंदर ना कई तरीके होते हैं। अभी क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा, मगर इसके अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं। बेसिकली आपको ये कन्वे करना होता है कि धंधा जैसे होता है वैसे ही होता है, हम जैसे आप चाहोगे वैसे ही करेंगे। तो चलो एक बारी कॉफी पी के आते हैं। ओके, तो आपको उसको कंफर्टेबल करना है, बिकॉज फिर से मैं बोलूंगा धंधा जैसे होता है वो वैसे ही होता है। हम यहाँ पर कोई मॉरल हाई ग्राउंड लेने के लिए नहीं बैठे हैं, मैं सिर्फ आपको मार्केट की रियलिटी बता रहा हूँ जो आपको मेरे से ज्यादा मालूम है। तो अब जैसे नितिन ने बोला था कि ये ना एक आर्ट होता है कि ये करना कैसे है, तो ऐसे मैं एक पर्सन को जानता हूँ जो मेरे हिसाब से सेटिंग के बादशाह हैं। ओके, तो बहुत अपने जो किस्से कहानियां सुनाते हैं बहुत ही कमाल के, टू गुड टू बी ट्रू, अनबिलीवेबल, ऐसा लगता है किसी हॉलीवुड मूवी की स्टोरी चल रही है, ऐसे जाके सेटिंग करते हैं वो।
बट क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं अभी इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट लेट अस अंडरस्टैंड एंड गेट टू द फोकस ऑफ पॉइंट ऑफ द डे। ओके, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि यार एक परचेज मैनेजर यहाँ से छोड़ करके गया, किसी कंपनी में गया, जिस कंपनी से गया और यहाँ से जिस पर्सन का आएगा किस कंपनी से आएगा, 3 आपके पास अपॉर्चुनिटी हुई। अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी जहां पर आपका काम खराब हो रहा था, मिस हो रहा था, क्योंकि आपको लगता है ये परचेज मैनेजर छोड़ के जाएगा तो मेरा काम खराब हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि इस सिचुएशन के अंदर ये एक सेल्स ट्रिगर है। अब सेल्स ट्रिगर का क्या मतलब होता है कि जब भी नया पर्सन आएगा, दे आर गोइंग टू चेंज द थिंग्स द वे दे वर बिफोर देम। तो वो कुछ ना कुछ छेड़छाड़ जरूर करेंगे अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम से। दैट मीन्स दे वुड बी ओपन टू ट्राई एंड टेस्ट न्यू थिंग्स। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? Yes, sir. Okay, सिर्फ one person saying yes. What about the rest of the people? Does Yes, it make sir. sense with everybody? तो अब आपको ये समझना है कि ये इससे इम्पैक्ट क्या होगा। नाउ जैसे मैंने आपको बोला कि एक नया पर्सन आया है तो वो अपनी वर्थ प्रूव करना चाहेगा, वो अपनी एफिशिएंसी दिखाना चाहेगा, वो बताना चाहेगा कि आपका डिसीजन कितना सही रहा है और पहले आपके साथ कितना कितना कैसे कैसे दिक्कत आती थी, देखो मेरे आते ही मैंने सब कुछ सॉल्व कर दी। तो अब वो डिसीजन को फास्टर लेना चाहेगा या स्लोअर लेना चाहेगा? फास्टर ही लेगा सर, फास्टर। एग्जैक्टली माई पॉइंट, एग्जैक्टली माई पॉइंट। तो यहां पर जो डिसीजन मेकिंग होगी दैट वुड बी मच फास्टर। तो इसका मतलब इस सारे के सारे इकोसिस्टम के अंदर जो मैंने आपको बताया, ये सुन के आपकी जनरलाइज स्ट्रेटेजी क्या बनेगी? अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या बनेगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को स्केल करने के लिए? आपकी स्ट्रेटेजी क्या बनेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये थॉट प्रोसेस समझ में आया। अब अगर मेरे को इसको स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करना है तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या बनेगी इसके अंदर? अरे क्या हुआ, समझ में नहीं आई क्या बात? अगर कोई क्वेश्चन है, कंसर्न है तो आप बोलो मेरे को। ये चलो मैं ही बता देता हूं। मैं स्ट्रेटेजी बनेगी आपकी टारगेट इंडस्ट्री के अंदर जब भी कोई पोजीशन शिफ्ट होती है या प्रमोशन होती है, इट इज ए न्यू सेल्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये स्ट्रेटेजिक थॉट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। नहीं आया। तो कैसे क्या जब भी आपके टारगेट ऑडियंस या टारगेट कंपनीज के अंदर या टारगेट इंडस्ट्री के अंदर परचेजिंग रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग रिलेटेड कभी भी कोई जना छोड़ता है या कोई नई जॉब ज्वाइन करता है, it is a new opportunity for you to approach them and sell to them. Why? Because of the reasons that we discussed. 100% agreed sir. आ गया मजा? कितने लोगों को समझ आ गया? पहले वो लोग लिखो S, कितने लोगों को मजा आ गया वो लिखो MAG। सर एकदम क्लियरली समझ में नहीं आया सर, आपने जो बोला हो एकदम दिमाग में पूरा बत्ती नहीं बज जली सर आपके पास। चलो और कोशिश करते हैं, आप इसी आगे बात करेंगे और कोशिश करेंगे। ओके, अमित आप थोड़ा सा बताएं। आपने कहा कि मैं ये चीज ऑलरेडी कर भी रहा हूँ, कैसे कर रहे हैं आप ये? सर मैं जब भी कोई नई हायरिंग करता हूँ सेल्स में, मैं उनसे वो क्या करते थे नहीं करते थे वो समझता हूँ, इस तरह करते थे, प्लस कितने क्लाइंटेल उनके हाथ में है, किनके साथ उनकी बहुत अच्छी रेपो है, जिनके खाली उनके बोलने से वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें लिख लेने के बाद, नोट डाउन करने के बाद फिर उनको बोलते पहले आप इनको कन्वर्ट करो जो आपसे डायरेक्ट आपकी बात पे माल ले लेगा, जिसको आप बोलते हो ना कि मैं बोलूंगा तो ले ही लेगा, मैं कर ही दूंगा। जो आपने इंटरव्यू के दौरान ये सब चीजें बातें की, लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट। इनको मैं खुला छोड़ता हूँ कि भाई कोई बाउंडेशन नहीं, कुछ नहीं, आप कब तक मेरे को करके दोगे ये बताओ। मैं उनसे ही कर लेता हूँ, वो मैं नोट लेता हूँ फिर, और बोलता हूँ कि वीकली आप मेरे को क्या बताओगे, क्या रिपोर्ट दोगे। उनसे स्ट्रेटेजी प्लानिंग लेता हूँ, उनको थोड़ा सा एम्पावर करता हूँ कि भाई आप करो। फिर जब वो करना शुरू करते हैं तो फिर आस्ते आस्ते जो भी हमारा सिस्टम होता है कि भाई ऑर्डर एक बार कन्वर्ट हो गया तो ऑफिस से पर्सन फोन करके ऑर्डर लेगा, फिर आप सीन सेट जाओ, डेवलपमेंट में लग जाओ, नए बिजनेस लाने में लग जाओ, फिर उस तरह से प्लानिंग में आस्ते आस्ते उनको अपने। मगर इसके अंदर जो है आपने तो अपनी सेल्स टीम जब नई हायर करी, नए लोग हायर करे, आपने उसके ऊपर अप्लाई करा ना ये चीज। ये तो मेरा वाला फंडा तो ये है ही नहीं। मेरा फंडा जो है वो है कि सामने वाली कंपनी के अंदर जब पोजीशन में शिफ्ट हुआ तब आप उसको कैसे यूज करोगे। सर सामने अभी तक तो सिचुएशन अराइज नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ जल्दी कोई छोड़ के जाता नहीं, और जब जाता है तो वी नेवर कॉन्टेक्टेड देम फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि यही तो सबसे बड़ी गलती होती है कि अगर वो ए कंपनी से छोड़ के बी कंपनी के अंदर गया है तो उसका देयर इज अ वेरी हाईली लाइक्लीहुड कि सिमिलर प्रोफाइल के अंदर जा रहा होगा, या सेम पोजीशन के ऊपर, हायर सैलरी के ऊपर, या हायर पोजीशन के ऊपर जा रहा होगा। हाँ 100%। तो अगर हमने उसको छोड़ दिया, अगर वो हायर पोजीशन पे गया यानी सीनियर हो गया वो, तो उसकी डिसीजन पावर बढ़ गई ना, बढ़ गई। आपने उसको जाने दिया, आपने कांटेक्ट ही नहीं करा, आपकी अपॉर्चुनिटी जीरो हो गई।
यस सर, आई अंडरस्टूड, क्योंकि दैट इज द टाइम कि वो आपकी बात ज्यादा सुनेगा। अगर उसके पास पहले बेंचमार्क्स में 1 या 2 और प्रोस्पेक्ट्स हैं भी, तो उस वक्त वो लोग उनको टैप नहीं कर रहे, आप उनको टैप करोगे तो आपकी लिस्ट में नंबर 1 पे रहोगे। एग्जैक्टली यही तो मैं बोल रहा हूँ। अमित हैज शेयर्ड वंस अगेन द सेम पॉइंट व्हिच आई वाज ट्राइंग टू कन्वे, कि हमने उनको जाने दिया, हमने कभी कांटेक्ट नहीं करा, इसका मतलब हमारी अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी। और टिपिकली क्या होता है कि जब वो यहां से छोड़ करके चला जाता है दूसरी कंपनी में, जब यहाँ पे नया बंदा आता है वो भी हमारी जड़ें काटता है, वो भी हमारा पत्ता काट देता है। एट द सेम टाइम हमें दोनों के साथ करना चाहिए। हमारे को 3 अपॉर्चुनिटीज मैंने बताई हैं आपको। ये जो नया पर्सन यहाँ पर आया है छोड़ के, अगर ये पिछली किसी कंपनी से आया है तो वहां पर भी आपको कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि ये आपको एंश्योरिटी हो जाए कि क्या वहां पर अपॉर्चुनिटी है। और वहां पर अपॉर्चुनिटी होगी क्यों? क्योंकि फिर से वही दोनों में से कोई एक केस होगा, या तो कोई जूनियर को उन्होंने अपग्रेड करके प्रमोट करके लाए होंगे, या फिर किसी और कंपनी से वो लाए होंगे। अब आप में से कोई जना ये कह सकता है कैसे, तो सर ये तो इनफाइनाइट एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे, तो पिछली से कंपनी, फिर उससे पिछली कंपनी, फिर उससे पिछली कंपनी, फिर उससे पिछली कंपनी। क्या होता है कि अगर आप एक स्टेप के बियॉन्ड जाते हो, चाहे लेफ्ट साइड के ऊपर चाहे राइट साइड के ऊपर, तो उसके अंदर कई बार रिलेवेंस कम हो जाती है, क्योंकि वो हो सकता है इंडस्ट्री चेंज हो जाए। तो इस केस के अंदर पॉइंट क्या यहां पर है कि आपकी जनरल स्ट्रैटेजी क्या बनेगी, ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या बनेगी व्हेनेवर इन योर टारगेट इंडस्ट्री। मैं सिर्फ आपकी कंपनी, टारगेट कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं इंडस्ट्री एज जनरल, इंडस्ट्री एज होल की बात कर रहा हूं। इन योर टारगेट इंडस्ट्री अगर कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस के ऊपर अगर कोई पर्सन शिफ्ट करता है, अगर कोई पर्सन ज्वाइन करता है या लीव करता है, सो यू विल बी सीइंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्स, अपॉर्चुनिटी ऑफ सेलिंग इन दिस कंपनी एंड इन अदर कंपनीज ऑल्सो। अब आप ये कहोगे सर मैं जिस कंपनी से जुड़ा हुआ हूं वहां पर तो चलो फिर भी मेरे को पता लग सकता है। आप बात कर रहे हो इंडस्ट्री लेवल के ऊपर, इंडस्ट्री के अंदर कैसे पता लग जाएगा कौन बंदा कहां गया, छोड़ के गया, किसको छोड़ के गया, किसके पास ज्वाइन करा या प्रमोट हुआ, ये मेरे को कैसे पता लगेगा? अमित आपने हैंड रेज करा, यू कैन कम इन। सर मैं ये पूछ रहा था कि आप बोल रहे हो जब बंदा छोड़ के जा रहा है दूसरी कंपनी में ज्वाइन करा तो आप उसको कनेक्ट करो, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस सामने वाला जब छोड़ के जाता है तो उसकी एफिनिटी आपके साथ तो खत्म है, तभी गया, तो वो आपकी फिर हेल्प क्यों करेगा? उसकी एफिनिटी आपके साथ खत्म नहीं है, वो आपकी वजह से छोड़ के नहीं जा रहा, वो या तो अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी के सर्कमस्टेंसेस या नई कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की वजह से छोड़ के जा रहा है। नहीं, अपनी कंपनी के सर्कमस्टेंसेस का मतलब तो आपके यहाँ काम कर रहा है, आपके यहाँ से गया तो एफिनिटी तो कहीं ना कहीं तो आपके साथ तो है। आज देखिए, आज कंपनी में कुछ भी होता है, एंड ऑफ द डे मैटर तो ओनर के पास पहुंचेगा, और जब ओनर के पास पहुंचेगा अगर वो सॉल्व नहीं आप इसको ये समझें कि परचेज मैनेजर ना तो आपकी वजह से इस कंपनी में आया था, ना आपकी वजह से छोड़ के जा रहा है। परचेज मैनेजर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में क्यों शिफ्ट करते हैं, या तो एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर किसी XYZ रीजन की वजह से उनको अच्छा नहीं लग रहा होता, या फिर उनको किसी दूसरी कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, चाहे डिवीजन डेजिग्नेशन लेवल के ऊपर चाहे सैलरी लेवल के ऊपर। आपका कोई रीजन नहीं है, वो तो पहले 10 वेंडर से काम कर रहा था, अभी वेंडर से काम करेगा, अभी वेंडर से काम करेगा, अनलेस यू हैव डन समथिंग दैट हैज रियली स्क्रूड अप द रिलेशनशिप विद हिम। ओके, ठीक है। सो आपको ये चीज समझनी है कि जब वो नई कंपनी में जाएगा तो आपको वहां पर कैसे सिक्योर करना है। सो द क्वेश्चन कम्स डाउन टू ये चीज पता कैसे लगेगी, ये चीज पता कैसे लगेगी कि कौन बंदा मेरी टारगेट इंडस्ट्री के अंदर किस जगह पे छोड़ के गया, कौन सी जगह पर था, कौन सी जगह पे जाएगा, उसकी जगह कौन फिल होगा। दिस इज द थिंग टू ट्रैक। अब एक लेवल और आपको मैं ऊपर लेकर के चलता हूं। एक कंपनी है जो कि या स्टार्टअप है या एक कंपनी है जिसके अंदर वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि फंडिंग हो जाए, हमारे को फंडिंग मिल जाए, एक्सटर्नल फंडिंग मिल जाए। ओके, अब यहां पर इन्होंने बहुत जान लगाई, बहुत जोर लगाया और इनको फंडिंग मिल गई। अब जैसे ही उनको फंडिंग मिली, अब उनकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर, परचेजिंग पावर के ऊपर एंड परचेजिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? अच्छा इंपैक्ट आएगा। दे हैव गॉट द मनी, अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगी उनके लिए, जो आई डोंट नो उनके पास प्लानिंग है या नहीं है, बट एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी तो खुली जाएंगी। किस चीज की अपॉर्चुनिटी खुलेगी शरद जी? सर एक्सपेंशन के हिसाब से जिस पर्पस के लिए उन्होंने फंडिंग ली है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ग्रोथ के लिए ही ली होगी, तो उनको प्लांट एंड मशीनरी लगानी है या मैन पावर ऐड करनी है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्टार्टअप दे आर। बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखें कि मान लीजिए उनको अभी फंडिंग मिल गई है, अब फंडिंग मिलने के बाद उनको क्या क्या करना होगा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए? सबसे पहले तो सर CFO ही लगाना पड़ेगा, बिकॉज अगर फंडिंग है यानी कि बड़ा मनी है, बड़ी मनी है तो उसको मैनेज करने के लिए सही बंदा चाहिए,
और फिर फर्दर Okay. उसकी ब्रेक डाउन करते नीचे तक आएंगे तो इसका प्लान मतलब टीम के अंदर नए लोग हायर होंगे। हाँ सर, टीम के अंदर भी हायर होंगे और टीम के ऊपर भी हायर होंगे सर। हाँ हाँ, मतलब टीम का ही पार्ट हो गया ना, कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं, मैं उसको टीम बोल रहा हूँ, टीम में जी। लोग नए हायर होंगे। बिल्कुल होंगे तो सर। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये बनती है एचआर कंपनीज के लिए। हाँ जी, और क्या बिल्कुल क्या अपॉर्चुनिटीज बनेंगी? सर वो एक्सपेंशन के लिए जाएंगे, न्यू प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, अपना ऑफिस बनाएंगे। करेक्ट। तो यहाँ पर जो है आप देखो, अगर नया ऑफिस बनाएंगे तो या खरीदेंगे या रेंट पे लेंगे, रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी बन रही है। ओके, अगर वो खरीदते हैं या रेंट पे लेते हैं तो इंटीरियर का सारा काम होगा। अब यहाँ पर रियल एस्टेट के अंदर, इंटीरियर के अंदर, मटेरियल के अंदर ये सारी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। या फिर अगर कोई आप में से ऐसा हो जो बोलते हैं कि यार इतना खर्चा क्यों करते हो अपफ्रंट, आप सीधा सीधा एक वर्चुअल ऑफिस या वो ऑफिस ले लो, कोवर्किंग स्पेस ले लो, डे 1 के ऊपर आपका काम हो जाएगा। तो कोवर्किंग स्पेस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है कोई कोवर्किंग स्पेस वाला यहाँ पर? Sir, I am into आज virtual offices. Yeah, that आज wouldn't be आज able to- छुट्टी पे हैं। आज छुट्टी हुई है, कोवर्किंग स्पेस में नकुल जी अभी सो रहे हैं, बोले मैं बाद में बात करूंगा। वही तो होता है ना लाला जी का, जब धंधे की बात हो रही थी तो सो रहे होते हैं। No, sir, already the strategy is in place, sir. All new funded companies get, are contacted, and जितने भी Shark Tank की companies होती हैं, they are contacted. We have a great 33-34% conversion rates also from that. लवली लवली लवली। अब यहाँ पर आप ये देखो कि जो ये सारी की सारी चीजें खरीद रहे होंगे, मैंने ऑफिस के लेवल के ऊपर बताया। अब जब टीम बढ़ेगी तो इसके लिए उनको कुछ ERP, कोई CRM, कुछ XYZ ऑफिस का कुछ सिस्टम्स वगैरह खरीदने होंगे। बिल्कुल तो सर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनीज आ जाएंगी। अब जब यहाँ पर वो सारी की सारी चीजें सेटअप करेंगे तो कौन कहाँ बैठेगा ये डिसाइड करने के लिए शरद जी की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी सर, वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। बस शरद जी मैं तो बोल रहा हूँ, आप बस छापना अभी शुरू कर दो जरा मस्त अच्छे तरीके से। डन सर, कुछ डन। ऐसा केस नहीं है जहां पर आपकी जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, बिल्कुल पड़ती है। अगर काम चल रहा है तो चलता रहे इसलिए आपकी जरूरत है, काम नहीं चल रहा तो चल जाए इसलिए आपकी जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, सो कमिंग टू दिस पॉइंट कि अब आप देखो कि कितने लेवल के ऊपर अपॉर्चुनिटीज निकल करके आ रही हैं। ओके, अब अगर मान लीजिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उनको नए माल के सप्लायर्स, नया माल, नई प्लांट, नई मशीनरी, नई फैक्ट्री सेटअप करने का सारा चीजें उसको चाहिए होंगी। तो आप देखो कितने सारे बिजनेसेस के लिए यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी बन रही है। और आप अब मेरे को ये बात तो समझ ही गए होंगे, मैं ऐसा जूम कर रहा हूँ, ये बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ मेरे बिजनेस के लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो सकती है? आप में से जो भी कुछ सामान अपना बेचते हैं, क्या आपका सामान ऐसी स्टार्टअप कंपनीज के अंदर लग सकता है जहां पर अभी अभी फंडिंग हुई है? सर मेरा तो लग ही सकता है, जैसे कि आपने कहा, बाकी तो मुझे मालूम नहीं किसी का। हाँ, तो अपनी अपनी बात करके चिंता करके ये सर उसको मुझे भी समझा लग देना। रहा है हो सकती है एक जगह को फंडिंग मिलनी है, हो सकता है। क्या बेचते बिल्कुल हो सर। आप? हाँ जी, आपका क्या हमारे से target भगवान है? की मूर्तियां ले सकते हैं, वास्तु कंसल्टेशंस ले सकते हैं। अरे आप ये बताओगे CEO कहाँ बैठेगा, CFO कहाँ बैठेगा, वास्तु कंसल्टेशन में बोल रहा हूँ जी। कंप्यूटर किस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, बिजली के पॉइंट कैसे सामने दिखने चाहिए कि हटने चाहिए, पानी बिल्कुल। कहाँ होगा, वाटर टैंक कहाँ रहेगा, कॉफी स्टैंड कहाँ होगा, ये सारा कौन बताएगा? नहीं बताऊंगा सर। हाँ तो बताओ ना। वही ढूंढो, ना बताना शुरू करो। वास्तु समझेंगे सारे मेरे से। हाँ बिल्कुल। हाँ जी हर्ष, यू कैन कम इन, यू आर शेयरिंग समथिंग। हाँ जी सर, आई एम इनटू रियल एस्टेट और एक अपॉर्चुनिटी मेरे को ऐसी क्लिक कर रही है जिनको फंडिंग नेक्स्ट मंथ प्रॉब्ली मिलेगी। सो यस, आई विल बी कनेक्टिंग विद देम। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखो और आप लोग मेरे को ये बताओ कि जब उनको फंडिंग मिली है तो अब वो फंडिंग लेने के बाद धीरे धीरे आराम से डिसीजन मेकिंग करेंगे या इस टाइम के ऊपर उनकी आग लग रही होगी एक बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट में? आग तो कितने लोग एग्री करते हैं कि यार आग तो लग रही होगी? आग लग रही होगी। 100% सर लग रही होगी। हाँ, कोई पैसा रखा हुआ है ना तो उसको यूटिलाइज करना उन्हें। हाँ। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या होती है सर? द थिंग इज, फंड अगर उठाया है तो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए उठाया है या किसी पर्पस के लिए उठाया है तो उसको लगना भी बहुत जरूरी है आगे। अब यहाँ और पर on better ये ROI। डेट फंडिंग, हाँ ये डेट फंडिंग है, ये इक्विटी फंडिंग है। तो अगर हम दोनों में से किसी भी चीज के ऊपर बात करते हैं, इवन इफ इट इज डेट फंडिंग, तो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि अगर उसने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट रेट पड़ना शुरू हो जाएगा। और अगर इक्विटी बेस्ड फंडिंग लिया है शेयर डाइल्यूट करके, तो इसका मतलब उसके सिर के ऊपर कोई बैठ के नाचने वाला बंदा आ गया है जो लेनी देनी करना शुरू कर देगा। और आपको मालूम है कि कितने फ्रीक्वेंटली ये मीटिंग्स होती हैं जब आपके पास फंडिंग आती है, जब आपका नया पार्टनर या नया बॉस आता है, तो कितनी फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स होती हैं ये? सर हर हफ्ते होती है, हर हफ्ते। Thrice in a हालांकि week। फंडिंग के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, मगर एक क्वार्टर या एक मंथ के अंदर एक मीटिंग तो होती ही होगी। सो आप में से ये सब लोग तो एग्री करेंगे ही करेंगे कि फंडिंग अगर आ गई है, और अगर ये खासकर इक्विटी बेस्ड फंडिंग है जहां पर आपने शेयर
डाइल्यूट करा है अपना, तो इसका मतलब कोई ना कोई आपने अपना पार्टनर बिठाया है, या डिपेंडिंग ऑन कि अब आपका कितना शेयर बचा है, आपने अपने सिर के ऊपर किसी ना किसी को, बॉस को बिठाया है। अब जो बंदा पैसा देगा वो ऐसे ही पैसा दे देगा आपको, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो जो है ना लेनी देनी करके रख देगा। हो सकता है आपका पूरा बिजनेस का मॉडल, पूरा सब कुछ इवेंचुअली वो ऑल्टर करवा दे। क्यों? क्योंकि उसको रिटर्न्स चाहिए। अब उसको रिटर्न कैसे मिलेगी? जब करंट बिजनेस जिसके अंदर उसने फंडिंग करी है उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। वैल्यूएशन कैसे बढ़ती है? वो बढ़ती है रेवेन्यू के बेसिस के ऊपर, एसेट्स के बेसिस के ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर और बहुत सारे तरीकों के ऊपर। अब वो उस चीज को बढ़ाने के अंदर अपने रिटर्न्स के लिए सारी चीज चाहेगा कि ये फास्ट हो एक्शन। तो रिसर्च ये कहती है फंडेड स्टार्टअप्स डिसाइड 10 times फास्टर देन नॉन फंडेड स्टार्टअप्स, क्योंकि वो सारे के सारे काम जो पैसा ना होने की वजह से या पैसा कम होने की वजह से रुके हुए थे, अब वो सारे के सारे एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं। अब यहां पर अगर यही एक ऐसी कंपनी है जिसको थर्ड पार्टी के अंदर ऑफशोरिंग करनी है, डोमेस्टिक ऑफशोरिंग करनी है, कि यहां से आप जाते हैं और उसके बाद किसी दूसरी स्टेट के अंदर जाकर के आपको वहां पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए, सपोर्ट के प्रोजेक्ट के लिए, कस्टमाइजेशन के लिए, XYZ के लिए, ट्रेनिंग के लिए आपको जाना पड़ता है, तो वहां पे शिवम का भी बिजनेस ट्रिगर हो जाएगा। सो इन ए स्पेसिफिक इंडस्ट्री अगर फंडिंग होती है तो यू हैव टू बी द फर्स्ट फ्यू पीपल टू रीच आउट टू दीज पीपल। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? व्हाट इज द जनरल स्ट्रेटजी फॉर एनी फंडेड कंपनी? यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन or first company to reach out to them and educate them what they should be buying at this moment, and you should be starting sales immediately. ये कितने लोगों को बात समझ में आती है, क्लिक करती है? एग्री। अब जैसे हर्ष ने बताया कि ऐसे में एक कंपनी को तो जानता हूं जिसको फंडिंग मिल सकती है या मिलने वाली है। अब हमारा सारा का सारा बिजनेस एक कंपनी के बेसिस के ऊपर तो हम नहीं प्लान कर सकते, तो क्या कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है जहां पर मेरे को रेगुलरली पता लगता रहे, अजी इसकी फंडिंग आ गई, अभी इसकी फंडिंग आ गई, अब इसकी फंडिंग आ गई, अब इसकी फंडिंग आ गई, अब इसकी फंडिंग आ गई? वुड दैट बी बेटर? यस, नो? एब्सोल्युटली यस। इज दिस मेकिंग एनी सेंस विद एवरीबॉडी? यस सर। ओके, यस सर, एब्सोल्युटली। ओके, अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी में शिफ्ट आ गया जिसकी वजह से कुछ मैंडेटरी कंडीशंस या क्लॉजेस लग गए या हट गए, तो इस केस के अंदर आपकी टारगेट इंडस्ट्री के अंदर फिर से कुछ बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ ए गवर्नमेंट बेस्ड क्लॉज जिसकी वजह से आपके टारगेट इंडस्ट्री के अंदर बहुत मेजर शिफ्ट आ जाएगा या आया पास्ट में, जिसकी वजह से आपके लिए नई सेल्स की अपॉर्चुनिटी बन गई? एब्सोल्युटली शशांक, मैं सोच रहा था किसी ने बोला नहीं ये चीज, सुनते ही पहली चीज आपके माइंड में आनी चाहिए थी, ये जो भी टैरिफ खेल रहे हैं सब लोग, ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ही तो हो रहा है। अब यूएस की गवर्नमेंट ने डिसाइड करा चाइना के ऊपर 245% टैरिफ लगाने का। अब क्या यहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर हैं? इज दिस क्रिएटिंग ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू? यस और यस? I think, sir, even if you are not in the export business, then you can enter that business right now. ये इसके अंदर जो है ना मेरी कुछ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थॉट प्रोसेस है, तो मैं जब तक आपके लिए वो सारे के सारे पॉइंट्स ट्रिगर नहीं होते तब तक मैं कहूंगा मे बी, मगर आप ऑलरेडी उस बिजनेस के अंदर हैं, एक्सपोर्ट्स के अंदर हैं। आपका होता था कि यार मैं यूएस में एक्सपोर्ट करना चाहता हूं मगर चाइना की प्राइसिंग की वजह से मैं हमेशा पिट जाती है, मेरी प्राइसिंग में हमेशा मार खा जाता हूं उसके अंदर। अब दिस प्रोबेबली कुड बी द लाइफ्स बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी for Indian businesses to export to USA and maybe later on to Europe also. Is this making any sense? अब आप देखो कि एक्सपोर्ट के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल सकती है यहां पर। श्रेया, आपका एक्सपोर्ट का था, आप क्या बेचते हैं, एक बार दोबारा से बताएंगे? Wellness and fences requirements, whatever we get. नहीं, समझ में नहीं आया, क्या बोला था? वेल्डमेश और फेंसेस जो होते हैं, अच्छा, मेश, वेल्ड मेश, या वेल्डमेश और फेंसेस, जैसे रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशंस आते हैं क्लाइंट से, कस्टमर से, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन करके उनको डिस्पैच करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर ये पता कैसे लगेगा कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज के अंदर जो है मेरा प्रोडक्ट लगता है, या XYZ इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज कौन कौन सी हैं यूएस के अंदर जिसको मैं कॉन्टैक्ट करूं? दैट इज द सेकंड क्वेश्चन।
हम लोगों के पास कुछ मतलब आती हैं जो कंस्ट्रक्शन कंपनी से है, ऑल्सो वी डू रीच आउट फ्रॉम लिंक्डइन who are from construction companies or who are the project managers or contractors, so then we can find out. हाँ, तो मेरे को जो सुनाई दे रहा है इसका मतलब हो सकता है आप कुछ कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, मगर अब जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी देर के अंदर, ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी आपको एक प्लेटर के ऊपर रख करके 3 क्लिक्स के अंदर मिल जाए तो मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, आएगा। हाँ भाई, किसको मजा आ जाएगा अगर ये जो मैंने आपको सारी अपॉर्चुनिटीज बताई हैं एक प्लेटर के ऊपर रखी रखी मिल जाए हमारे को? 2 क्लिक्स के अंदर, 3 क्लिक्स के अंदर, 5 क्लिक्स के अंदर अगर आपको मिल जाए तो कितने लोगों को मजा आ जाएगा? मुझे तो आ जाएगा। ध्यान से समझना मेरी बात को कि अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फंडेड जो हुई है अभी कंपनी, वहां पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो क्या मेरे 5 मिनट बताने से पहले वो नहीं होता था? नहीं होता था सर, वो तो अपॉर्चुनिटी तो मतलब कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट होगा तो अपॉर्चुनिटी तो आएगी आएगी। मगर अभी जैसे आप में से काफी सारे लोगों को क्लिक हुआ होगा कि हाँ यार ये एक अपॉर्चुनिटी है, शायद मैंने इस चीज को पहले करा या मैंने पहले इस चीज को मिस कर दिया, नाउ दिस इज ए न्यू अपॉर्चुनिटी दैट आई नीड टू फोकस ऑन। तो अभी अभी आप देखो यहां पर कुछ आपका ट्रिगर हुआ माइंड के अंदर। मेरा काम है आपके माइंड में चीजों को ट्रिगर करना। ओके, अब आपके माइंड में ट्रिगर होगा यार ये तो बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी लग रही है, मैं इसको ट्राई करता हूं। मगर 5 मिनट पहले तक आपको मालूम ही नहीं था ये अपॉर्चुनिटी है। अब मालूम चल गया, अब जितने भी लोगों को मालूम है, क्या सारे के सारे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेंगे? अभी भी सब नहीं उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे सर। तो अब उनको क्या ऐसा अलाइन करना पड़ेगा स्टार्स को या वास्तु को, ताकि अगर उसको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मालूम चल जाए और उसका फायदा उठा ले? बिल्कुल करना चाहिए। आ गया वास्तु बीच में, आ गई एस्ट्रोलॉजी बीच में, बिल्कुल आ गई सर। अब इसका उल्टा कर देते हैं कि ऐसी भी तो इंडस्ट्रीज होंगी जहां पर लिखेगा कि इस टाइप की कंपनीज का नुकसान होने वाला है या इस टाइप के प्रोडक्ट सेलर्स का नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, उनके लिए तो उनको तो ज्यादा जरूरी है, उनको ज्यादा जरूरी है कि नुकसान या तो ना हो या जितना कम से कम हो। उसके लिए स्टार्स को कैसे अलाइन करना चाहिए, स्टार्स के साथ कैसे अलाइन होना चाहिए, वास्तु कैसे अलाइन करना चाहिए या एस्ट्रो वास्तु कैसे करना चाहिए, आगे एस्ट्रोलॉजी की रिक्वायरमेंट मैं उन्हें मतलब मैं उन्हें टारगेट कैसे करूं ये समझ में नहीं आता मेरे को कई बार। अब यहाँ पर जो है ना आती है साइंस, जो मैं भी आपको बताऊंगा कि ऐसे स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं जहां पर प्लेटर के ऊपर रख करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। एंड उस टूल का नाम है लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर, जहां पर आपको विद इन 2 to 3 क्लिक्स आप उसको ऐसे सेटअप करते हो, जहां पर जो मैंने आपको बताया था सेल्स ट्रिगर 1, ऐसे 9 तरीके के सेल्स ट्रिगर्स होते हैं, जिसके अंदर मैंने आज आपको सिर्फ 3 बताए हैं। 9 डिफरेंट टाइप के सेल्स ट्रिगर्स होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको 3 बताए हैं। पहला कौन सा बताया कि आपका जो डिसीजन मेकिंग या एग्जीक्यूशन पर्सन था आपकी कंपनी जिसको आप टारगेट कर रहे हैं वो छोड़ के चला गया। तो मैंने आपको बताया कि मोस्टली लोगों को लगता है यार ये मेरा नुकसान हो गया क्योंकि वो बंदा छोड़ के चला गया। लोग इसको हायर ऑर्डर थिंकिंग के ऊपर समझते नहीं है कि यहाँ पर आपके पास 3 टाइम्स की आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है। अब ये बंदा छोड़ के गया है, नया बंदा आया है, ये कैसे पता लगेगा नया बंदा कहां से आया है? उसके लिंक्डइन प्रोफाइल को अगर आप देखोगे तो उसने लिखा होगा ना, पहले वो एक्स जगह पे जॉब करता था, फिर वाई जगह पे जॉब करता था, अब वो नई जगह के ऊपर आ गया, जेड जगह के ऊपर आ गया, लिखा होगा ना उसके लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर। वहां से आपको दिख जाएगा ये पुरानी कौन सी कंपनी से आया है, आपको वहां से पता लग गया वहां पे पुरानी कंपनी कौन सी है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो करंट कंपनी है, करंट कंपनी के अंदर आपके पास ये नया बंदा आ गया। अब जो ये बंदा यहाँ से छोड़ के गया है, इसका तो कॉन्टैक्ट आपके पास ऑलरेडी है ही है, इसको तो अपने साथ साथ फॉलो करना ही है, इससे तो बात करनी है। तो अब आप देखो हो गई 3 टाइम्स अपॉर्चुनिटी कि नहीं होगी? अब ये हो गया मैनुअल तरीका, क्या इसको ऑटोमेट करा जा सकता है? हाँ जी, सेल्स नेविगेटर के अंदर ये सारी की सारी चीज एक बार आपको सेटअप समझ में आ जाए, सेटअप करनी कैसे है, प्लेटर के ऊपर रख करके आपको मिल जाता है कि पिछले 90 दिनों के अंदर एक्स इंडस्ट्री के अंदर इतने परचेज मैनेजर, कितने 200 परचेज मैनेजर जो है उन्होंने जॉब चेंज करी है, 103 परचेज मैनेजर्स ने अपनी जॉब चेंज करी है, या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर इस टाइप की कंपनीज के अंदर 300 लोगों का प्रमोशन हुआ है अपनी जॉब के अंदर। यही तो मैं बोल रहा था, यही तो आपका कोर है स्ट्रैटेजी का। जैसे ही आपको ये चीज पता लगती है, खट से आप सीधा सीधा उनसे कनेक्ट करो और उनके साथ बातचीत स्टार्ट कर दो। विल दे बी ओपन टू लिसन टू यू? यस, नो? हाँ कि हाँ? यस सर। बस एक जने को लग रहा है हाँ, बाकी किसी को यस सर, यस सर, यस सर, कंफर्म उससे सीधे ही जाकर के उनसे मिल सकते हैं और तो ओपन टू मीट रहेगा वो।
व्हाई? बिकॉज मैंने आपको साइकोलॉजी बताई है। अब यहां पर उसके अंदर एग्जैक्टली वर्ड फॉर वर्ड बोलना क्या है ताकि वो आपकी बात का जवाब दे और आपको मिलने के लिए तैयार हो जाए, दैट इज द की। दैट इज द की कि वहां पर बोलना क्या है, उसको आप क्या बोलोगे ताकि वो सुनते ही इमीडिएटली आपसे मीटिंग के लिए मान जाए, दैट इज द की। अब केस 2 लेते हैं, फंडिंग का। जैसे ही फंडिंग होगी, जिस कंपनी की फंडिंग होगी, वेरी 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 हाईली लाइकलीहुड है कि वो कंपनी लिंक्डइन के ऊपर और सेल्स नेविगेटर के ऊपर होगी ही होगी। अब जैसे ही फंडिंग होगी आपको पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? फिर से जवाब है सेल्स नेविगेटर। अभी किसी ने पूछा कि सेल्स नेविगेटर को कैसे पता लगेगा कि मेरी फंडिंग हो गई है। अगर आप किसी कंपनी के ओनर हो, सीईओ हो, क्या आप अपने नेटवर्क को बताना चाहोगे वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट वी हैव बीन फंडेड बाय सिकोवा या वी हैव बीन फंडेड बाय XYZ fund house and they have trusted us and now we are planning to go 10 times faster and grow 100 times faster? आप बताना चाहोगे कि नहीं बताना चाहोगे अपने पूरे नेटवर्क के अंदर? अगर आप बताना चाहोगे, भरत जी, ये सारी की सारी ना पब्लिक के अंदर होता है, यहाँ पे कच्चे पक्के का नहीं होता, सब पक्के का ही होता है, तो सब बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फंडिंग कंपनी जो होती है ना, वो भी बताती है कि हमने इस कंपनी को फंड करा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टाइप के इंटरेस्ट लिंक्ड होते हैं इसके साथ में। जैसे कि सर, अब आप लोग मेरे को बताओ कि अगर किसी कंपनी ने फंड करा है तो उसमें किसी कंपनी ने फंड्स लिए हैं तो किस किस लेवल के ऊपर इंटरेस्ट लिंक्ड होंगे लोगों के? हायरिंग का होगा, और ऑफिस का होगा, रियल एस्टेट का होगा, ये सारे के सारे इंटरेस्ट लिंक्ड होंगे ना उसके साथ में सब लोगों के। एक्सपेंशन का होगा, बिल्कुल ठीक है, सॉफ्टवेयर का, कॉम्प्लायंसेस का, सर्टिफिकेशंस का, टूल्स का, टेक्नोलॉजीज का, फर्नीचर का, टूरिज्म का, ट्रैवल का, बहुत सारे टाइप के लोगों के इंटरेस्ट लिंक्ड हो जाएंगे इसके साथ। आपको बेसिकली ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं जिन कंपनीज को टारगेट करता हूं, यस, इवेंट्स का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और अगर ये लिस्टेड कंपनीज हैं या लिस्ट होने वाली हैं तो पब्लिक डोमेन के अंदर इंफॉर्मेशन आनी तय है। So you mean to say LinkedIn goes through all the funding news and interest and then Sales Navigator gives a prompt for us? Yes. अब एक काम करें इसके अंदर, अब वो कैसे करता है? अब आप कैसे पूछ रहे हो गूगल कैसे बता देता है कि इतनी करोड़ों साइट्स में से ये पेज के ऊपर मेरे को जाना है? ये जानना ज्यादा जरूरी है या ये जानना ज्यादा जरूरी है कि यार मैं कैसे ढूंढूं ताकि मैं सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाऊं? बताओ जी, क्या ज्यादा जरूरी है लाला जी के पर्सपेक्टिव से? आप सब लाला जी तो हो, लाला जी के हिसाब से क्या जानना ज्यादा जरूरी है कि गूगल काम कैसे करता है या गूगल से मैं बिजनेस कैसे बढ़ा लूं? मैं कैसे बढ़ा सकता हूं? बस। अब लिंक्डइन कैसे काम करता है, लिंक्डइन को कैसे पता लग जाता है, मैं आपको 15 मिनट लगा के सारा एक्सप्लेन करूंगा, मगर उससे आपकी एबिलिटी टू डू बिजनेस के ऊपर जीरो इंपैक्ट आएगा। तो बेटर है ये डिस्कस करें हम कि लिंक्डइन से पता लग सकता है तो मैं उसको इमीडिएटली एक्शन में कैसे ले सकता हूं। अगर सेल्स नेविगेटर से ये चीज पता लगती है, दैट इज ब्रिलियंट, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका पता लगाने का नहीं है। या तो मैं 500 साइट्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ, yourstory.com, IE, टाई, एंजल नेटवर्क, इन सब लोगों को मैं फॉलो कर रहा हूँ और वहां पर भी पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे को कोई तरीका नहीं है पता लगाने का। हाँ जी हर्ष। आई हैव अ क्वेश्चन कि जो लिंक्डइन है मैं उसको ज्यादा यूज नहीं करता, लेकिन उसमें जैसे लिस्टेड कंपनीज हैं जो जिनको फंड मिलने वाला है या जिनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, वो लोग अपने आप के बारे इसलिए पब्लिश करते हैं टू गेन कॉन्टैक्ट्स, उनको भी हायरिंग करनी है, वो भी चाहते हैं फॉर कनेक्शंस एंड ऑल। LinkedIn is for connections basically, so that is the reason they will post the news and everything on that. So that is the sales navigation for us कि okay उन्होंने पोस्ट कर दिया तो हम जाके उधर देख लें, और there is some tool in it कि हम उसके अंदर जाके देखें तो उसके बारे में। सेल्स नेविगेटर के अंदर उसके अंदर आपको जो है ना एक स्पेसिफिक जगह में जाकर के उस कंपनी के ऊपर आपको एक ट्रिगर लगाना पड़ता है, ताकि जैसे ही कभी भी कोई चीज फंडिंग रिलेटेड आती है, you should be the first of the few people to know. Got it. ठीक है। क्योंकि अगर आपने लिंक्डइन यूज, आपने लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट तो होगा ही होगा आपका। यस है, बट आई डोंट यूज मच। हाँ, अब हम तब तक किसी टूल को यूज नहीं करते जब तक हमारे को मालूम नहीं होता कि ये टूल मेरे लिए क्या कर सकता है और मेरे को सही से चलाना आता है कि नहीं आता। राइट। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि सेल्स नेविगेटर के अंदर जो है एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे को ये चीज प्लेटर के ऊपर रख करके दे देता है, तो मजा आता है। बहुत मजा आता है। मेरा भी यही पॉइंट है। एटलीस्ट देयर इज अपॉर्चुनिटी, ग्रैब करे ना करे वो, देन दैट इज ऑन अस। हाँ, तो ग्रैब करें ना करें का तो क्वेश्चन ही नहीं है। हम सारे यहाँ पर इतना सवेरे सवेरे उठ के नहा धो के तैयार होके, आप तो ड्राइव करके पहुंचो यहाँ पर, तो
मतलब मेरे कहने का मतलब अपॉर्चुनिटी इज देयर, अब हमें ग्रैब करना है बस। हाँ 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 That's बिल्कुल, what I हमारे mean पास to करनी ही है। हाँ, ये अलग बात है कि हो सकता है कि 100% कन्वर्जन रेट ना हो, मगर जैसे नकुल ने बोला 34% कन्वर्जन रेट है, तो 34% इज a huge conversion rate. That means every third person is buying from you that you are trying to connect with. That's तो lovely. यस यस यस, आप अगर रियल एस्टेट के अंदर हो तो रियल एस्टेट के अंदर ये लग्जरी नहीं होती कि हर तीसरा बंदा खरीद रहा हो आपसे। आजकल तो खरीद ही रहा है। अच्छा फिर ठीक है, क्या बेचते हो रियल एस्टेट में? I'm a channel partner to DLF, MR, M3M, all top developers, and at the same time I construct my products also, farmhouses, builder floors. ओके, तो किस प्राइस रेंज के अंदर आप डील करते हो? Minimum price is 3 CR and ऊपर जितना मर्जी चला जाए 30 CR, 40 CR. अब Alright. गुड़गांव में अपार्टमेंट्स इतने महंगे हो गए हैं और प्लस फार्म हाउसेस की प्राइसेस भी इतनी आ गई हैं, और अब बिल्कुल बिल्डर ठीक फ्लोर्स भी 5 CR ऑनवर्ड्स शुरू होते हैं, 4 CR, 5 CR ऑनवर्ड्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी जैसे मैं सुन रहा हूँ गुड़गांव के अंदर जो है अब थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ गया है, अब इतनी डिमांड रही नहीं है बिकॉज प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं पिछले 3-4 सालों के अंदर। क्या ये तो करेक्ट पूरे है? इंडिया के इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पंजाब से लोग आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, इनफैक्ट अब दुबई के लोग भी इधर इन्वेस्टेड, इंडियंस जिनको NRIs जिनको इंडिया से प्यार है वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे। इतना नहीं, फर्क वो नहीं है, करते लेकिन हैं। हाँ जो देयर वाज अ थिंग वो थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ क्लाइंट। हमारे पास इतने ज्यादा क्लाइंट्स पड़े हुए हैं जिनको कन्वर्ट करना है, बट द थिंग इज हमारे में एबिलिटी इतनी नहीं है कि हम उनको सारों को सर्व कर पाए। ओके, तो आपको कहाँ पर लगता है कि एबिलिटी के अंदर क्या चीज चेंज करने से आप ज्यादा लोगों को सर्व करना कैपेबल हो जाएंगे? सो बेसिकली कन्वर्जन रेशियो कम आ रहा है इस वक्त, तो सेल्स पिच और सेल्स फनल एक्यूरेट होनी चाहिए। अभी आई एम वर्किंग ऑन दैट। ओके 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 ओके, ठीक है। तो देन यू शुड कंसीडर माय 5 मंथ्स वर्कशॉप, पूरा सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। एंड जो मैंने अभी स्ट्रैटेजीज बताई हैं, द बेस्ट वे टू डू इट इज टू जॉइन दिस लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर मास्टर क्लास। तो जो मैंने आपको सारी की सारी स्ट्रैटेजीज मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सारी की सारी आपको समझना है कि सेल्स नेविगेटर प्लेटर के ऊपर रख करके देगा। वो आपको ये दिखाएगा लास्ट 90 डेज के अंदर इतने परचेज मैनेजर इस इंडस्ट्री के अंदर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, ओके, या फिर इतने इसमें कंपनीज को इसके अंदर फंडिंग मिल गई, या फिर जैसे आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई तो आपको वहां पर उस कंपनी के रिलेटेड, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जिसके ऊपर इस पॉलिसी का पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आपको टारगेट किसको करना है, तो वहां पर आपको इसको टारगेट करने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है इसमें। हो गई चित्रा? गुड मॉर्निंग सर इसमें पिच क्या होनी चाहिए? जो ज्वाइनिंग न्यू कंपनी वाले परचेज हेड को क्या स्पीच करें कि वो अपने को उसके लिए आपको मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर इस कंडीशन के अंदर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको वर्ड फॉर वर्ड बोलना क्या है, उसके पेन के ऊपर, उसकी दुखती रग के ऊपर कैसे आपको टच करके दबाना है ताकि इमीडिएटली रिस्पॉन्स आए। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? तो इसमें कौन सा वाला ये लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर ज्वाइन करना होगा ना, मास्टर क्लास? हाँ जी, अप्रैल 26 से स्टार्ट हो रही है, इसी हफ्ते सैटरडे से, अप्रैल 26, अप्रैल 27, उसके बाद एक वीक का गैप आएगा, उसके बाद 3 मई को जो इसका 3rd सेशन होगा। इट्स 3 डेज वर्कशॉप। 3 डेज वर्कशॉप के अंदर मैं आपको इस सिस्टम्स, इस टाइप की स्ट्रैटेजीज दूंगा। मैंने अभी आपको 3 बताई हैं, ऐसी 9 है जो सेल्स नेविगेटर आपको डायरेक्टली ग्रो करने के अंदर आपको कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अगर उन 9 में से कोई एक भी आपके लिए ट्रिगर हो जाती है, 2 भी आपके लिए ट्रिगर हो जाती हैं, तो आप आराम से अपने बिजनेस को मल्टीफोल्ड ग्रो कर सकते हो। ओके, इसमें रिटेल सर कॉर्पोरेट्स और रिटेल ज्वेलर्स का भी लिंक्डइन पे रहता है? कॉर्पोरेट्स का तो है ही, ये सारा है ही B2B। रिटेल का नहीं होता बहुत ज्यादा उसके अंदर। रिटेल के अंदर जो है उसके अंदर एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटेजीज जो है आपको फेसबुक के ऊपर कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने 2K1W की साइंस तो समझी ही है, अब उसको हम लिंक्डइन के साथ में जोड़ सकते हैं। सर जो परचेज हेड्स है ना, जो परचेज हेड्स हाँ, वो सारे के सारे आपको जो है लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर के ऊपर मिल जाएंगे। जितने भी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर हैं जिसमें लोग जॉब करते हैं, आपके टारगेट ऑडियंस हैं, वो सारे के सारे आपको बैठ के मिल जाएंगे वहां पर। हाँ जी हर्ष। सर जो आप बता रहे थे सेल्स फनल के लिए और पिच के लिए 5 मंथ्स वर्कशॉप, वो कब शुरू हो रही है? व्हाट इज ऑल अबाउट? वो एंड ऑफ मई के आसपास हमारा प्लान है। अभी डेट्स फ्रीज नहीं हुई हैं, तो मई के अंदर होगा, एंड ऑफ मई के आसपास, या हो सकता है शायद थोड़ा बहुत आगे पीछे शिफ्ट हो जाए। सो इट इज a 5 months वर्कशॉप वेयर आई टैकल द एंटायर जर्नी ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, जहां पर लीड्स कैसे जनरेट करनी है और लीड्स को कन्वर्ट कैसे करना है। आई कवर एवरीथिंग एंड आई सिट विद एवरी सिंगल बिजनेस ओनर इंडिविजुअली टू हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी डन
एंड पुश देम टू डू इट, अदरवाइज रिजल्ट्स नहीं आएंगे ना। साइंस तो समझ में आ जाएगी, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, वहां ठीक पर मैं है। हर एक सर बंदे मैं के साथ में एट द गर्दन सेम पकड़ टाइम के सारा काम करवा मैं एट द सेम टाइम ASMP कर रहा हूँ अभी। हूँ। अभी मेरा करंट बैच चल रहा है उसमें, सो ठीक है। अभी साथ साथ कर लेना चाहिए या बात आफ्टर दिस? व्हाट डू यू सजेस्ट? आप मेरे से एक बारी बात कर लो, मेरे को आपसे ना समझना पड़ेगा कि अभी आपका क्या स्टेज चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो एक बारी आपके पास मेरा नंबर है क्या? यस आई हैव। ठीक है, आप मेरे को एक बारी व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दो और इस सेशन के बाद में एक बारी मेरे से आप बात कर लो, बिकॉज आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट कि हाँ कर लो, हाँ या रहने दो। तो एक बारी मैं आपसे समझ लेता हूँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। राइट सर, ठीक है। ऑलराइट ओके जी। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए जो है ये 3 स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस मैंने बताई हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंट का XYZ कभी भी आता है, जैसे कि मान लीजिए GST लगा था। अब GST जब लगा था तो उस टाइम के ऊपर क्या आपके टारगेट इंडस्ट्रीज के अंदर इंपैक्ट आया था? मतलब CAs और अकाउंटेंट्स ने तो क्या मस्त छापा था उसको, मगर क्या ऐसे CAs या क्या ऐसे अकाउंटेंट्स भी थे जो उस टाइम के ऊपर उनको कुछ समझ ही नहीं आया कैसे छापना और सारी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई? जब आपका लॉकडाउन लगा था, क्या आपने देखा कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर कुछ कंपनीज बहुत तेजी से ग्रो कर गई या कुछ कंपनीज बिल्कुल मर ही गई, खत्म ही हो गई? क्या डिमोनेटाइजेशन के टाइम के ऊपर ऐसा हुआ था? अभी जो टैरिफ वॉर्स चल रही हैं, आपको लगता है कि अभी कुछ कंपनीज में बहुत तेजी से ग्रो कर जाएंगी और कुछ कंपनीज में बिल्कुल ही मर के खत्म हो जाएंगी? अब आपको ये देखना है कि जिन कंपनीज को मरने की डायर सर्कमस्टेंसेस के अंदर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ रहा है या आ सकता है, उनको आपको बिजनेस करने से आपके लिए बेनिफिट होगा, या जो इस टाइम के ऊपर ग्रोथ मोड के अंदर होगी उनसे बेनिफिट होगा आपको बिजनेस करने में, या आपके बिजनेस के अंदर आपके प्रोडक्ट से आपके सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि उनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ सकता है, तो अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में और उनकी कॉस्टिंग को डिक्रीज करने में हेल्प कर सकते हैं, देन यू शुड बी टारगेटिंग देम। अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज उनके ग्रोथ मोड में एक्सेलरेट करने में हेल्प कर सकते हैं, तो आपको उन लोगों को टारगेट करना है जो इस टाइम के ऊपर ग्रोथ मोड में आ जाएंगे। अब इस केस के अंदर आपने जब ये चीज डिप्लॉय करी, ये सारी की सारी कंपनीज एक साथ कहां मिलेंगी? आपको मिलेंगी लिंक्डइन के ऊपर, सेल्स नेविगेटर के ऊपर। आपने अगर अपने सेल्स नेविगेटर की कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से सेटअप कर दी कि मेरे को X टाइप की कंपनीज चाहिए जो इतनी तेजी से ग्रो कर रही हैं, कैसे पता लगेगा? आप उसको सेट कर सकते हो कि कोई कंपनी पिछले 1 साल के अंदर कितनी ग्रो हुई है। अब ये कैसे पता लगेगा? उसके अंदर एम्प्लॉइज कितने चेंज हुए हैं, या एम्प्लॉइज चेंज का मतलब कम हुआ है या ज्यादा हुए हैं, या फिर अगर मान लीजिए किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉइज बढ़े हैं या कितने एम्प्लॉइज गिरे हैं, क्या ये भी पता लगा सकता है? हाँ जी, इस बेसिस के ऊपर भी आपकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनती हैं। हाँ जी हर्ष। सर इससे तो उसको भी बहुत बेनिफिट पड़ेगा, जैसे जो कंपनीज लिस्ट हो रही हैं, अगर उनका सेल्स नेविगेटर हमें पता चल जाएगा, तो लोग जो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी मार्केट में, तो इन्वेस्टर को ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? सेल्स नेविगेटर से स्टॉक बढ़िया मार्केट कोई में भी तरीका बड़ा है? बेनिफिट हो सकता है इस चीज से। मैं हालांकि कोरिलेट नहीं कर पा रहा कि आपको इससे स्टॉक मार्केट में कैसे बेनिफिट हो सकता है। अगर आप जैसे थोड़ा सा लोग फाइनेंशियल्स चेक करते हैं ऑफ द कंपनी बिफोर हाँ। इन्वेस्टिंग इन दैट। एंट्री एग्जिट में बहुत फायदा होता है जब लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, लोग कंपनी की वैल्यूएशन, उसके प्लान्स, प्रोस्पेक्ट्स सब कुछ चेक करते हैं। दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टेक। मैंने इसको इस तरीके से रिलेट नहीं करा था, बट नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट इट, इज दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल? यस। कैन इट बी यूज्ड? यस, मेबी। इफ यू नो हाउ टू कोरिलेट दिस एंटायर इंफॉर्मेशन, देन यस। कि एक कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉइज इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट आपको ये भी पता लग जाए कि कंपनी की रेवेन्यू कितने इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट आपको डिपार्टमेंट वाइज पता लग जाए कि XYZ डिपार्टमेंट के अंदर इतने एम्प्लॉइज बढ़े हैं या इतने एम्प्लॉइज गिरे हैं। विल दीज बी ट्रिगर्स फॉर यू टू कनेक्ट विद दीज कंपनीज एंड सेल योर स्टफ? कैन दीज बी ट्रिगर्स फॉर यू टू कनेक्ट दीज कंपनीज and sell your stuff, whatever it is that you're trying to sell? Yes, no, not clear? The answer is 100% resounding, reassuringly, positively yes. कि अगर आपको ये दिख जाए कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, यही तो नहीं पता चल रहा होगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर हम कैसे मान लें कि सेल्स नेविगेटर को इतनी एक्यूरेटली ये सब चीजें पता है? क्या किसी के माइंड में ये क्वेश्चन तो नहीं है कि सेल्स नेविगेटर को कैसे पता? मेरे माइंड में है क्वेश्चन। ओके,
सिर्फ एक ही जने के माइंड में है तो हम स्किप कर देते हैं, अगर मल्टीपल लोगों के माइंड में है तो डिस्कस कर लेते हैं। I also have that in my mind. अरे लिंक्डइन के प्रोफाइल पे जाके बताते हो कि नहीं बताते हो कि मैंने अब जॉब मेरी चेंज कर दी है, मैं अब इस कंपनी में आ गया हूं, मैं उस कंपनी में चला गया हूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ही तो जाके बता रहे हो वहां पर, आप ही तो जाकर के बताते हो मैंने एक्स कंपनी के अंदर जॉब करा, मेरा ये डेजिग्नेशन था, इस पॉइंट से लेकर इस टाइम तक मेरा ये डेजिग्नेशन था, अब मैंने कंपनी छोड़ के नई कंपनी ज्वाइन कर ली, अब मेरा इस टाइम के ऊपर इस ईयर से स्टार्ट हुआ था, अभी मैं करंटली यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप ही तो जाते हो बता करके, वो तो सिर्फ सारे डेटा को कोरिलेट करके आपके सामने प्लेटर के ऊपर लाके आपको दिखा देता है। नाउ इट इज एक्शनेबल इंफॉर्मेशन। वंस यू नो where to find this information and how to take an action and what action is required to be taken, you are in the game. Is this making any sense? Yes. तो अब आपको इस चीज को अपने यूज में लेना है। Okay जी, so since I'm not getting any new questions, if there are no further questions, we'll wrap up the session for the day. So once again, thank you so much for joining in. Bye bye, take care. Bye Manoj, thank you. Bye bye.